ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब तक हमने पढ़ा था व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैटर एंड एनर्जी। एक्चुअल में आप लोगों की 11th क्लास की केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होगी, मैटर एंड एनर्जी। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें सिर्फ आपको ये जानना था कि केमिस्ट्री है क्या और हम लोग केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो आप पढ़ते थे वो बेसिकली साइंस पढ़ते थे। कुछ जगह पे जरूर बताते होंगे कि ये फिजिक्स का हिस्सा है, ये केमिस्ट्री है, ये बायो है, ऐसे बताते थे। बट अब हम लोग स्पेसिफिकली केमिस्ट्री पे आते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी आज के इस वीडियो में मैटर के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में मैटर को क्लासिफाई करना सीख जाओगे कि हम किसी चीज को जो आपको दिख रही है उसको असल में नाम क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली चीज कि मैटर और एनर्जी से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हम लोग किसी और चीज से, एटम से क्यों नहीं स्टार्ट किया, मॉलिक्यूल से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि केमिस्ट्री आते ही दिमाग में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, यही चीज दिमाग में आते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि हमेशा जो स्टडीज होती हैं वो होती हैं जो हम लोग विजिबल अपनी आंखों से देख पाए, जो विजिबल रीजन में है, वो उनसे ही स्टडी करेंगे तो आसान रहेगा। और अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक चीजों पे चले गए तो बड़ी मुश्किल होती है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग मैटर, जो यूनिवर्सल टर्म है मैटर, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दिमाग में आएगा कि सर मैटर है क्या, और मैटर और एनर्जी हम किस चीज को बोलेंगे। अगर हमारे यूनिवर्स में कोई चीज है तो हम उसको मैटर बोलें कि ना बोलें, ये अब हमें जानना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैटर और एनर्जी। तो पहली चीज तो जान लें, यूनिवर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ, पूरा का पूरा यूनिवर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ लाइफ, मैटर एंड एनर्जी। लाइफ, मैटर एंड एनर्जी, इन तीन चीजों से मिलकर बना है। लाइफ है, मैटर है और एनर्जी है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो लिविंग सिस्टम्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या और एनिमल्स हैं, उनके अंदर अगर लाइफ है तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो असल में हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ इज आल्सो एन एनर्जी। ओके, तो कह सकते हो कि मैटर और एनर्जी से ही पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। बट इन जनरल एक लेमैन जैसे जो फर्स्ट पर्सन है जिसको ज्यादा केमिस्ट्री नहीं पता है, उसके लिए अगर मैं कहूँ तो तीन चीजें हैं, लाइफ, मैटर और एनर्जी। तो मैं आज आपको बताऊंगा मैटर और एनर्जी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मैटर। उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं मैटर क्या है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों मैटर क्या है। तो मैटर क्या है, मैंने बताया कि पूरा यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, जिसका कुछ मास है और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, दो कंडीशन होगी, उसका कुछ मास होना चाहिए, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं, आईज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया और स्किन हो गई। इन पांचों सेंस ऑर्गन्स में से वो किसी ना किसी से हमें फील होना चाहिए, दिख जाए, सुन जाए, स्मेल आ जाए, टेस्ट हो जाए या फील हो जाए, स्किन से टच होके फील हो जाए। तो वो क्या है, वो है मैटर। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which occupies some space, have some mass and can be felt by any of our five senses.
5 सेंसेस क्या क्या हैं? इट कैन बी, इट इज ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। जो इनसे फील हो जाए इज मैटर। मैटर इज ऑल्सो नोन एज सब्सटेंस। मैं आगे लिख देता हूं सब्सटेंस, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सब्सटेंस क्या है और मैटर क्या है। क्लियर? तो मैटर हर चीज है जो कि हम लोग, मैं बता चुका हूं, जिसका कुछ मास होगा, जिसको कुछ ना कुछ स्पेस, मतलब उसका वॉल्यूम या एरिया ऑक्यूपाई करे, और जिसको हम लोग अपने 5 सेंसेस से फील कर सकें, तो वो ही मैटर या सब्सटेंस है। क्लियर? ओके, अब मैटर के बारे में मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये चौक है, चौक है, तो चौक क्या है? चौक एक मैटर है। डस्टर क्या है? एक मैटर है। आप लोग ये ब्लैक बोर्ड जो है, बोर्ड जो है, ग्रीन बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक मैटर है। क्लियर है? हवा चल रही है, तो हवा को भी हम फील कर सकते हैं ना, उसने कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ है वॉल्यूम को, और कुछ उसका मास भी होगा, तो वो क्या है? वो भी एक मैटर है, एक्सेट्रा। ये है मैटर। अब आप लोग समझें कि कई चीजों पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं घोस्ट है, ठीक है, भूत है, तो वो क्या है? क्या वो साइंस की डेफिनेशन में क्या वो मैटर आता है? अगर वो मैटर नहीं है तो वो यूनिवर्स का हिस्सा भी नहीं है। तो अब देखते हैं घोस्ट पे क्या वो डेफिनेशन लगती है क्या, जो मैटर की डेफिनेशन हमने लगाई। तो बताएं भाई, क्या उसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया? अगर मान लो इस रूम में घोस्ट है, तो क्या उसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया? तो हमें तो नहीं दिख रहा। क्या उसका कुछ मास है? क्या हम नहीं तोल पा रहे। क्या उसने को हमने फील किया है? क्या वो उसकी प्रेजेंस हमें पता चलती है आंखों से, टेस्ट करके, नाक से, कान से या स्किन से? क्या वो फील होता है? अगर नहीं होता है तो एग्जिस्ट नहीं करता। आप में से अगर किसी ने वो चीज फील की है तो आपके लिए वो मैटर है, और मैंने अगर वो फील नहीं की तो मेरे लिए वो मैटर नहीं है। तो जो इस डेफिनेशन में आता है वही मैटर है। तो हर चीज मैटर है। क्लियर है? तो आप में से कुछ लोग जिन्होंने एटम ना देखा है, ना लगता आपको कि उसका कोई मास होगा, ना कोई मॉलिक्यूल, उसका कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है उसने, या फिर उसका आप फील भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपके लिए वो एटम भी एग्जिस्ट नहीं करता। जिस दिन आप समझ जाओगे कि हाँ इसके अंदर एटम है, उस दिन से वो आपके लिए मैटर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैटर की डेफिनेशन जो इन कंडीशंस को फॉलो करे वही मैटर है। तो मैटर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना है मास पे, कि उसका मास होना चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं, सर क्या इसको वेट लिख सकते हैं क्या? तो वेट नहीं लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखना है कि मास कैन नेवर बी substituted or replaced with weight। वेट से आपको कभी भी इसको सब्सटीट्यूट नहीं करना है। क्यों? बिकॉज मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये फिक्स है, is always fixed. For example, mass of a body on earth is let it be 30 kg, 30 किलोग्राम का कोई मास है, तो मास ऑफ सेम बॉडी ऑन मून इज आल्सो 30 kg। ये भी 30 किलोग्राम ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। But if we talk about, but weight changes with place। जगह बदलते ही वेट बदल जाता है। क्यों? बिकॉज वेट क्या है? वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of any body
किसी भी चीज का, ऑफ एनी बॉडी टू पुल अनदर बॉडी, किसी भी एक बॉडी का वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस फोर्स से वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करे वही क्या है, वेट। ठीक है, तो व्हाट इज इट? फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ अर्थ it is known as gravity, ओके। जनरल टर्म है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच का अट्रैक्शन, और ग्रेविटी टर्म जो है इट इज यूज्ड व्हेन अमंग द टू बॉडीज वन इज अर्थ। जब दो बॉडी आपने ली है उनमें से एक बॉडी क्या है, अर्थ है, तो उस फोर्स को बोलेंगे ग्रेविटी। अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल यू कैन यूज। ठीक है, तो वेट क्या है, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो दो बॉडीज के बीच की अट्रैक्शन है। तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अर्थ वेट किसके बराबर है, m इंटू जी। वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी, मास इंटू जी। What is m? m is the mass of that body, or g is what? Is the acceleration due to gravity. g is the acceleration due to gravity. तो ये आप लोगों को शायद 9th-10th क्लास में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो वही है। तो ये है acceleration due to gravity, w is equal to mg। तो जो g है, value of g changes with place, जगह के साथ g की वैल्यू चेंज होगी, एंड हेंस वैल्यू ऑफ w आल्सो चेंजेस। क्या भी चेंज होगा, w की वैल्यू भी चेंज होगी, मतलब वेट भी बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ जो है, वेट ऑफ a body on earth is not equal to weight of body on moon। वजह सबको पता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मून की अलग है, अर्थ की अलग है, सबकी g की वैल्यू अलग हो जाती है। इसलिए आप वेट को कभी भी मास से रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर आपको, जैसे आप लोगों को वे करना है, वे कैसे करते हो बता सकते हो? हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट वेट नहीं निकालते, हमेशा रिलेटिव वेट निकालते हैं। जैसे आप गेहूं खरीदने गए, गेहूं खरीदने के लिए आप गए किसी शॉप पे, तो उसके पास क्या था, एक वेइंग बैलेंस है, ये वेइंग बैलेंस है, तो वो इस वेइंग बैलेंस में एक तरफ तो रखेगा वेट रखता है, पता होगा जिसको आप लोग जनरली बाट बोल देते हो, जैसे 1 किलोग्राम का उसने क्या रख दिया, वेट रख दिया। और इधर क्या रखेगा, वो गेहूं रखना शुरू कर देगा, व्हीट रखना शुरू कर देगा। जैसे ही दोनों बैलेंस हो जाएंगे, कह देंगे भाई 1 किलोग्राम आ गया। तो मैं अब इसको क्या बोल रहा हूं, वेट। क्या ये करेक्ट टर्म है क्या, वेट? तुम कहोगे कि सर आपने तो वेट बोला और यहाँ पे मास आ गया, ये मास 1 किलो आ गया, तो ये कैसे हुआ? तो समझ लें, क्या ये दोनों के दोनों एक ही जगह पे नहीं तोले जा रहे हैं? क्या इनको वे करने के लिए ऐसा है क्या एक हम अर्थ पे कर रहे हैं और एक मून पे कर रहे हैं? नहीं, हम सारी चीजें एक ही स्पेसिफिक जगह पे कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक जगह पे करोगे तो इसका वेट और इसका वेट बराबर आएगा, क्योंकि दोनों की जी की वैल्यू सेम है। क्लियर है? जी की वैल्यू सेम है तो m की वैल्यू भी सेम आएगी। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग वेट की जगह पे मास यूज कर सकते हैं ऐसे, जब हम रिलेटिव वेट निकालते हैं और एक ही जगह पे कैलकुलेट करते हैं। जब रिलेटिव मास निकालते हैं और एक ही प्लेस पे वो काम किया जाए तो हम लोग वहां पर वेट को मास बोल सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट कि मैटर में मास था और वेट में क्या डिफरेंस है। समझ गए? मैटर वो चीज है जिसका मास स्पेसिफाइड हो, कुछ ना कुछ हो, और उसका वॉल्यूम हो और 5 सेंसेस से वो हमें फील किया जा सके।
Okay, so this is about it. Acceleration due to gravity you will discuss in physics. फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में आएगा, पूरा ग्रेविटी नाम से एक यूनिट है. So now we proceed with the next topic, that is energy. अब हम लोग एक बार एनर्जी भी जान लें ताकि मैं कंटिन्यू करूं. मुझे मेनली फोकस करना है मैटर पे. जनरली क्या होता है कि सिर्फ मैटर ही पढ़ाते हैं क्लासेस के अंदर. मैं बात करूं तो मैटर ही, एनर्जी यूज नहीं करते हैं क्योंकि यही मानते हैं पूरे यूनिवर्स में मैटर है. बट मैटर के अलावा एनर्जी है और लाइफ है, इसलिए आपको यूनिवर्स की ये बेसिक चीजों को जानना जरूरी है. हालांकि ये सारी बातें आपको पता है. एनर्जी क्या है? इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. काम करने की कैपेसिटी को एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, इफ आई एम ए लिविंग थिंग और आई एम ए लिविंग थिंग, नॉट इफ. तो क्या है कि मैं कोई काम कर रहा हूं तो वो किस कैपेसिटी से कर रहा हूं. अगर मेरे में एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा कैपेसिटी से करूंगा, एनर्जी कम है तो कम कैपेसिटी से करूंगा. तो वो ही चीज एनर्जी से डिसाइड होती है. आप लोग बोलते होगे भाई वो बड़ा एनर्जेटिक आदमी है, पूरा दिन काम करता है. क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है. एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. याद रहे जो आइंस्टीन था, आइंस्टीन observed that matter and energy are correlated. क्या मतलब है? It means, इसका मतलब ये है, it means energy can be converted into matter and vice versa. Converted into matter and vice versa. And based on this relation, इसका मतलब ये था कि कोई भी मैटर किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा. और वो जब, जैसा आप सबको पता ही है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो न्यूक्लियस टूट के वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम से वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया तो उसका न्यूक्लियस टूट गया. तो वो क्या हुआ? जब एक मैटर दूसरी फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्ट हुआ तो उसके साथ एनर्जी में भी चेंज आया. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये तो हुआ न्यूक्लियस का फ्यूज हो गया. अब अगर फ्यूजन करवाओ हाइड्रोजन का क्या हो गया? हम लोग सॉरी, ये दिस इज फ्यूजन मींस होता है एडिशन. जैसे कि हाइड्रोजन एक दूसरे में फ्यूज होके क्या बना लिया? हीलियम. और न्यूक्लियस अगर फ्यूजन हो गया, फ्यूजन मींस टूटना, अगर वो टूट गया तो वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया. तो एक मैटर दूसरे मैटर में अलोंग विद द चेंज ऑफ एनर्जी. और इसी तरीके से एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड टू कन्वर्ट वन मैटर इनटू अनदर मैटर. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है. तो ये उन्होंने उसी पे बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन आइंस्टीन proposed a very famous relation. सबको पता ही है फेमस रिलेशन, जिसको आइंस्टीन रिलेशन बोलते हैं. दैट इज E is equal to mc square. दिस इज आइंस्टीन रिलेशन. इसमें जो m है वो है मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. यहां लिख लेता हूं, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. और ये कितनी होती है लाइट की वेलोसिटी? होपफुली सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? तो ये जो रिलेशन थी, दिस रिलेशन इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती थी उनके ऊपर बेस दी गई थी. क्योंकि उसकी जो ये ऑब्जर्वेशन थी आइंस्टीन की, उसने न्यूक्लियर रिएक्शंस देखी थी. कौन कौन सी? एक तो थी फिजन होता है ब्रेकिंग, जब न्यूक्लियस टूटे. और फ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग, या दो चीजों को ऐड कर देना. जैसे हाइड्रोजन ऐड होके क्या बना ले? हीलियम बना ले. तो उसको बोलते हैं क्या? कि वो क्या हो रहा है? फ्यूज हो रहा है. ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड उसने ये रिलेशन दिया. इसका मतलब एनर्जी
मास में और मास एनर्जी में इंटर कन्वर्टिबल है। आप लोग एनर्जी को मास भी बोल सकते हैं और मास को एनर्जी भी, इसीलिए जनरली आप लोगों को मैटर ही पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। क्लियर है? तो ये है एनर्जी मास में रिलेशन, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है। तो वो वजह यही है, दिस इज द रिलेशन। क्लियर है? होपफुली सबको ये बेसिक आइडिया आ गया होगा। तो एनर्जी क्या है और मैटर क्या है, उसका बेसिक आइडिया जो मुझे देना था वो बता दिया। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज का मेन टॉपिक जो मुझे करवाना था, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, लॉकडाउन के चलते हमारा माइक हो गया था खराब, तो लॉकडाउन की वजह से हम नया माइक अरेंज नहीं कर पाए थे जो कॉलर माइक था, तो हम लोगों को दूसरा माइक अरेंज करना पड़ा, तो थोड़ी बहुत आवाज में प्रॉब्लम हो सकती है, तो काइंडली एडजस्ट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर आवाज आए, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एडजस्ट करो थोड़ा बहुत। अगर आवाज कम आ रही है तो आप लोग अपना जो ईयरफोन है, ईयर लिड जो है वो लगा के सुनो, बहुत अच्छी आवाज भी मिलेगी। किसी जगह पे हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज में बार की साउंड आ जाती हो, चढ़ चढ़ ऐसी आवाज आ सकती है, क्योंकि मैंने इस माइक को यहाँ पे रखा हुआ है, तो हाथ लगता है तो आवाज आती है, वायर हिलती है तो आवाज आती है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का आप क्लासीफाई करेंगे भाई, तो जितना भी मैटर है, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आज की इस वीडियो के बाद आप लोग कैपेबल हो जाओगे किस चीज में, कि पर्टिकुलर नाम देना, कि मैं इस चीज को क्या नाम दूं, तो वही काम है मेरा, और वो चीज अब आप यहां से चलेंगे। असल में ये मैटर को नाम देने की चीज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू, matter is classified into two types, classified into two ways। दो तरीके से आप क्लासीफाई करोगे भाई, two ways। फर्स्ट इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन रहेगा, फिजिकली आप लोग करेंगे क्लासिफिकेशन, और दूसरा आएगा केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो एक फिजिकल है और एक केमिकल है क्लासिफिकेशन, फिजिकली और केमिकली क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल और केमिकल, तो फिजिकल जो रहेगा ये ज्यादातर फिजिकल स्टेट पे है, कि कोई चीज जो मैटर है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, आइदर दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दिस। मैं अब शुरू कर रहा हूं फिजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे बेस्ड है। ऑन दिस बेसिस मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, थ्री टाइप्स। इज मेनली क्लासिफाइड इनटू, मेनली लिखा है, वैसे तो आप सबको टीचर्स बता देते होंगे कि 3 नहीं भाई 5 टाइप्स हैं। ऑन दिस बेसिस मैटर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू, किस पे क्लासिफाइड इनटू टू 3 टाइप्स, मेनली क्लासिफाइड। ऑन दिस बेसिस मैटर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, और वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं जो मेनली मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिखें क्या, नहीं तो नहीं लिख रहा हूं, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, और सी है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। सारी की सारी जो ये स्टेट्स हैं डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोग आने वाली यूनिट्स में पढ़ते जाओगे। ओके, सॉलिड स्टेट आप लोग 11th में ही करवा दूंगा मैं, गैसियस स्टेट भी पढ़ा देंगे, लिक्विड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री में है और डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। ओके, तो ये है। इसके अलावा 2 फिजिकल स्टेट्स और होती हैं, जो प्लाज्मा स्टेट और एक बोस-आइंस्टीन स्टेट है। ओके, सो दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, तो हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है?
सॉलिड स्टेट है दी। अब बताओ कि मैं बता रहा था क्या कि ये फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट मतलब ये है, मैं चौक को देख के बताऊं, चौक को देख के मुझे क्या दिख रहा है कि भाई हाँ इसकी जो शेप है वो पक्की यही है। मान लो कि मैं इसको इतनी सी जगह से निकालना चाहूं तो क्या निकल जाएगा? क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी शेप फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। आप मेजर करोगे इसका वॉल्यूम फिक्स आएगा, तो ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर having definite size and definite size और shape लिख देता हूं, definite shape and definite volume is known as solid state. The state of matter having definite shape and definite volume. क्लियर? जैसे कि हम लोगों के पास ये बोर्ड ले लो, एक ईंट ले ले, ब्रिक ले लें, उसका शेप भी फिक्स है। अगर मैं उसको चाहूं कि एक मेरे पास मान लो ये एक ईंट है, एक ब्रिक हमने ले ली और मैं चाह रहा हूं कि मुझे इस होल से इसको पास करना है, तो क्या मैं पास कर पाऊंगा? क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी शेप फिक्स है, इसकी शेप फिक्स है। तो जिनकी शेप फिक्स होती है उनको सॉलिड्स बोलते हैं और वॉल्यूम भी फिक्स है। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग ब्रिक ले सकते हैं, इसके अलावा आप लोग चौक, बोर्ड हो गया, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स यू नो। इन सॉलिड स्टेट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड्स के अंदर। वो आपको जब सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाएगा तब पढ़ा दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट आती है भाई बी इज द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, तो ये लिक्विड क्या होगा? अगर मैं अब पानी ले लूं, 1 लीटर पानी, तो लीटर तो वही आ गया। इसको इस तरीके से समझो, छोड़ो। आप लोगों को घर में दूध लेना है, दूध लेने के लिए आपने 2 लीटर दूध लेते हो। 2 लीटर दूध के लिए आप एक दिन तो ले आए जग, एक दिन ले आए एक बाउल, ठीक है? एक दिन जग, एक दिन बाउल। तो क्या होगा? क्या ऐसा होगा कि जो दूध वाला है वो तुम्हें आज बाउल बड़ा ले आए तो आज ज्यादा दूध दे देगा? ऐसा तो नहीं ना, वो तो 2 लीटर ही देगा। 2 लीटर आ गया, पर उसकी शेप बताओ। शेप बाउल शेप की होगी, और जब जग में लिया तो जग के शेप की होगी। जग की शेप अटेन कर ली लिक्विड ने, तो क्या चीज डेफिनेट नहीं है? तो उसकी शेप डेफिनेट नहीं है, शेप बदल गई। शेप कैसे बदली? जैसे जैसे हमने जो कंटेनर की शेप बदली, वैसे वैसे ही किसकी भी शेप बदल गई, वैसे ही लिक्विड की भी शेप बदल गई। तो द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग इनडेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नहीं है, एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपको पता है सारे बता दें, लाइक वाटर, इवन मिल्क है, एल्कोहल है, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी लिक्विड्स यू नो। तो यह है लिक्विड। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, शेप ऑफ कंटेनर इज द शेप ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की जो शेप है वही शेप, कंटेनर की जो शेप है वही शेप लिक्विड की है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की गैसियस स्टेट बताओ। अब आपने गैस का सिलेंडर देखा होगा सबने, तो उसके अंदर मान लो कि आपका पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उतना ही वॉल्यूम गैस का है, ठीक है? अब आपने उसको खोल दिया तो इस रूम में पूरे में गैस हो जाएगी। आप वहां स्मेल करोगे, वहां भी, इस कोने में स्मेल करोगे, इसमें भी, यहाँ करोगे, यहाँ भी, हर जगह आएगी। मतलब गैस ने पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। पहले किसकी शेप थी? सिलेंडर की शेप थी। अब किसकी शेप आ गई? पहले तो ये थी शेप, ऐसी शेप का था, तो यहाँ पे गैस भरी हुई थी। अब हमने खोल के इस कंटेनर में रख दिया, अब इसकी शेप आ जाएगी। वॉल्यूम जो इस सिलेंडर का था पहले तो वही वॉल्यूम गैस का था, अब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम गैस का है। तो इसका मतलब ना तो इसकी डेफिनेट शेप आई है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। तो द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम इज नोन एज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो फॉर एग्जांपल
गैसेस तो सबको पता ही है, O2 हो गया, एयर हो गया, CO2 हो गया, एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या है, गैसेस हैं। अब याद क्या रखना है, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, shape and volume of container is the shape and volume of gas, shape and volume of gas. For example, a gas is filled in 2 liter, filled in a container of 2 liter capacity, 2 लीटर कैपेसिटी का एक कंटेनर है, उसमें भर दी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम गैस का तो उन्होंने दिया ही नहीं, कोई गैस भर दी है, किसमें, एक कंटेनर में भर दी है। कितनी भर दे, हमें कोई मास तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम गैस का है। तो कितना वॉल्यूम आ गया, 2 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वो कितना है, 2 लीटर। तो यही आ जाएगा। तो दिस इज द वे। कई बार एग्जामिनर ट्रिक करता है और वो आपको वॉल्यूम गैस का ना देके कंटेनर का दे देगा। तो आपको जान लेना है कि गैस का वॉल्यूम ही किसका वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम है। सो दिस इज अबाउट द गैसियस स्टेट एंड दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ द सेकंड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, chemical classification is based on the chemical properties of matter। मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज पे अपने पिछले वीडियो में मैं पूरा बता चुका हूँ, फिजिकल का मतलब क्या है और केमिकल का मतलब क्या है। अगर मैं इसकी कलर देखूं, इसका स्टेट देखूं, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखूं, तो ये क्या है, स्मेल कैसी आ रही है, ये है फिजिकल चीजें। बट अगर मैं इसके अंदर जाके देखूं कि ये बना किससे है भाई और कैसे बना है, तो वो मैं अब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर जानने जा रहा हूं। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द केमिकल क्लासिफिकेशन। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऑन दिस बेसिस मैटर इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है भाई मैटर को, इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज दी, ए लिख रहा हूं कैपिटल ए, प्योर मैटर, प्योर मैटर, और दूसरा है बी इज दी मिक्सचर, मिक्सचर। तो एक है प्योर मैटर और एक है मिक्सचर। तो ये 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है केमिकली मैटर को, प्योर मैटर और मिक्सचर के अंदर। तो नाम से ही पता चल रहा है प्योर होगा और एक में मिक्सिंग होगी, कई सारी चीजें होंगी। तो हम लोग प्योर मैटर के बारे में बात करते हैं। पहले तो प्योर का मतलब क्या है। प्योर मैटर, इट रिप्रेजेंट्स द मैटर हैविंग द मैटर consisting of only one type of components, जो सिर्फ एक ही टाइप के कंपोनेंट से बना हो, इज नॉन एज प्योर मैटर। उसको बोला जाता है प्योर मैटर। जो मैटर सिर्फ एक ही टाइप के कंपोनेंट से बने, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के कंपोनेंट्स हों, तो उसको बोलते हैं प्योर मैटर। तो जैसे जैसे मैं क्लासिफाई करता जाऊंगा आपका कंसेप्ट तैयार होता जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो पहला चीज क्या है हमारे पास, प्योर मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, प्योर मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, 2 टाइप्स। फर्स्ट इज, ए लिख रहा हूं एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स, बी इज कंपाउंड्स। तो यहां से अब आप मैटर को नाम देना शुरू करेंगे कि मैं इसको एलिमेंट दूं, मैं इसको कंपाउंड बोलूं, मैं इसको मिक्सचर बोलूं, इसको सॉलिड बोलूं, लिक्विड बोलूं, गैस बोलूं। मुझे ये अब बताना शुरू करना है। तो अभी हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की।
तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स क्या है? इट इज द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की सबसे प्योर फॉर्म क्या है? इज द एलिमेंट है। अब एलिमेंट आप सब ने देखा है पीरियोडिक टेबल में जो जो सिंबल्स लिखे हुए हैं वो सभी एलिमेंट्स के हैं। अब समझते हैं, मान लो आप सब ने सोडियम देखी होगी, सोडियम हाईली एक्टिव मेटल है। आपने क्या देखा है? सोडियम को केरोसिन ऑयल या स्पिरिट में स्टोर करके रखते हैं और फिर क्या करते हैं, हमने सोडियम का स्पैचुला से एक पार्ट काट लिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इसके अंदर सोडियम ही आया या सोडियम के अलावा भी कुछ आया? हमने सुखा के और तब काटा है, समझ रहे हो? तो सोडियम ही आएगा या सोडियम के अलावा भी कुछ आएगा? तो आप लोगों का आंसर होगा कि सिर्फ सोडियम के एटम्स ही हैं सर उसमें, और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट है। एलिमेंट वो चीज होती है जिसमें एक ही टाइप के, जिस मैटर में एक ही टाइप के एटम्स बार बार रिपीट हो, उसको बोला जाता है एलिमेंट। तो व्हाट इज एन एलिमेंट? तो द मैटर consisting of only one type of atoms is known as element, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स बार बार रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक सोडियम है, लिथियम है, ओके, इसके अलावा फॉस्फोरस है, सल्फर है, आप लोग हाइड्रोजन ले लें, तो ये सभी के सभी क्या हैं? एक ही टाइप के एटम्स बार बार अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या है? वो है एलिमेंट। अब जितने पीरियोडिक टेबल में जो भी सब्सटेंसेस, जो भी फॉर्म सिंबल्स लिखे गए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनमें एक एक टाइप के ही एटम्स रिपीट हो रहे हैं, पर्टिकुलर टाइप के एटम्स ही रिपीट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं भाई, एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कितने में? 3 टाइप्स। आप सबको पता है जो पीरियोडिक टेबल में जो भी दिख रहा है वो सारा का सारा क्या है? एलिमेंट्स हैं। उन सभी को क्लासिफाई किया गया 3 टाइप्स में, 3 टाइप्स। फर्स्ट इज मेटल्स, दूसरे हैं नॉन मेटल्स, और थर्ड वन आर नोन एज दी मेटलॉइड्स। तो सबको क्या पता है? तो सबसे पहले मेटल्स क्या होती हैं बताओ? These are highly reactive and good conductor of heat and electricity. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। दीज आर लश्यरस मतलब इनसे चमक आएगी, चमक आती है। दीज आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे, क्योंकि अगली यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और उनकी पीरियोडिसिटी, तो वहीं पे मैं आपको मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बताऊंगा, या तो मेन जो आपने पढ़ी है मैं वही बता रहा हूँ। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छे से इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हाँ, रिएक्टिविटी, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव भी होती हैं, सारी मेटल्स रिएक्टिव नहीं है बट कंपेरेटिवली रिएक्टिव हैं। लश्यस, चमक आएगी। डक्टाइल का मतलब है कि जब आप इसको खींचोगे प्लायर से तो देखेंगे वो तार की फॉर्म में आ जाती है। मेलिएबल मतलब जब आप इनको हैमर से पीटोगे, हथौड़े से पीटोगे तो ये शीट में स्प्रेड हो जाती है, शीट में बिछ जाती है। तो शीट भी बना सकते हैं, तार भी बना सकते हैं। चमक है, हीट इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, कुछ नॉन मेटल्स रिएक्टिव भी हैं और काफी सारी नॉन मेटल्स नॉन रिएक्टिव भी हैं। ज्यादातर मैं फिर बता दूं एलिमेंट्स के बारे में हम लोग अगली यूनिट में जानेंगे, मैं ज्यादा कुछ बताना चाह नहीं रहा हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब पता है। दीज आर नॉन लस्टरस, सभी भी नहीं है। जैसे ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन, जो आयोडीन की बात करें तो आयोडीन में लस्टर मिलेगी आपको, तो ऐसा नहीं कि सभी हैं। तो ये आगे आते जाएंगे, आप पढ़ते जाओगे। ये तो जनरल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। नॉन लस्टरस, डक्टाइल, तो नॉन डक्टाइल, डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल, तो सब के आगे नॉन नॉन लगा देना है। ओके, तो मेटलॉइड्स क्या होती हैं? विच हैव सम properties of both metals and non-metals, metals and non-metals, metals और non-metals की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, उनको बोला जाता है मेटलॉइड्स। मतलब वो बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं तो बहुत बुरे कंडक्टर भी नहीं होंगे, ठीक है। लश्कर नहीं है तो ऐसा भी नहीं कि वो बिल्कुल चमक ना दे और डल हो, ऐसे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। नॉन डक्टाइल नहीं होंगे, बहुत अच्छे डक्टाइल नहीं है तो बहुत बुरे भी डक्टाइल नहीं होंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है मेटलॉइड्स। ऐसे मैं मेनली बताऊं तो मेटलॉइड्स को ज्यादातर हम एसिड बेसिक में डालते हैं। ये ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स ज्यादातर एसिडिक होते हैं, और इनमें आपको एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ऐसे क्लासिफाई किया जाता है, आगे एक एक करके समझ जाओगे। अभी वही बता रहा हूं जो आपने पढ़ा हुआ है। तो एलिमेंट समझ गया, एलिमेंट क्या क्या, इसको मैं एलिमेंट बोल सकता हूं क्या? बोलो, क्या एलिमेंट बोल सकता हूं क्या? तो तुम कहोगे नहीं सर, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कैल्शियम भी, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, तीन तीन एलिमेंट के एटम्स हैं। तो तीन तीन एलिमेंट के एटम्स हैं, तो ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, एलिमेंट नहीं हो सकता। लगभग लगभग अब तक 120 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अराउंड 120 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। एलिमेंट्स के बारे में पूरी यूनिट है, वहां पढ़ लेंगे। ओके, तो एलिमेंट इज ओवर, नाउ बी आ जाए। बी इज दी कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स भी क्या है? इट इज आल्सो दी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की प्योर फॉर्म है। सबसे प्योर तो हम किसको मानते हैं? एलिमेंट्स को। ओके, अब आ जाओ कंपाउंड्स, हालांकि प्योर दोनों ही हैं। अब आ जाओ कंपाउंड्स हैं क्या। अब जैसे मैंने ये कहा, क्या इसके अंदर मैं इतना पोर्शन तोड़ लिया, छोटा सा पोर्शन तोड़ा, तो क्या उसके अंदर कंपाउंड क्या क्या होगा? तो तुम कहोगे कैल्शियम, कार्बन, 3 ऑक्सीजन सर, और इसमें भी, तो इसमें बार बार क्या रिपीट हो रहा है? कैल्शियम भी, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, पर क्या उनकी प्रॉपर्टी दिखती है क्या यहां पे? ऐसे समझेंगे, समझाना जरूरी है, समझ लें, क्योंकि यही मेन चीज है जो आपको समझनी थी। ओके, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन। ओके, दोनों मिले। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? बर्न्स। ऑक्सीजन की क्या है? हेल्प इन बर्निंग, ये जलने में मदद करेगा, और हाइड्रोजन जलेगा। दोनों को मिला दो तो क्या होना चाहिए? एक्सप्लोजन होना चाहिए, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होना चाहिए। बट क्या एक्सप्लोजन हुआ क्या? नहीं हो रहा एक्सप्लोजन। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये क्या बन गया, यहां पे मिल गया हमें H2O, दिस इज H2O। अब बताओ, क्या ये प्योर फॉर्म है क्या? तुम कहोगे सर प्योर कैसे हुई? एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के। ये ऑक्सीजन एलिमेंट का, ये हाइड्रोजन का, तो ये तो अलग अलग हो गए, लेकिन नहीं, ये प्योर फॉर्म है। अगर मैं ये वाला हिस्सा यहां से पानी लूं तो भी H2O ही मिलेगा, यहां से लूं तो भी H2O ही, तो भी H2O ही, तो भी H2O। तो ऐसी चीज जिसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स या फिर एक ही टाइप के कंपाउंड्स, एक ही या एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स रिपीट हो, उनको बोलते हैं क्या? कंपाउंड्स बोलते हैं। तो H2O, यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O, यहाँ पे H2O रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? कंपाउंड है।
तो अब आप समझे, तो H2O की प्रॉपर्टी बताओ, इट एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाने के काम आएगा, एक्सटिंग्विश द फायर, आग बुझाएगा भाई, ठीक है। ये आग को जलाने में नहीं मदद करेगा, दोनों मिल जाती हैं तो एक्सप्लोजन होता था, लेकिन ये तो दोनों ने रिएक्ट किया और क्या बना दिया, एक ऐसी चीज बना दी जिसका काम आग बुझाने का है, ना कि आग जलाने का, समझ गए। तो ये एक कंपाउंड है। कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, पहली चीज हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन के तो 2 एटम थे, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 ग्राम, 1 यूनिट कह सकते हो, 1 यूनिट, तो 2 का कितना हो गया, 2 यूनिट। ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना, 16, तो 2:16 रेशियो में दोनों ने रिएक्ट किया और ये बना लिया। अगर ऐसे होता H2O2, अब क्या अभी भी ये वाटर ही है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है, नहीं, दिस इज नॉट हाइड्रोजन, ये कोई दूसरा कंपाउंड बन गया जिसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। अब यहां पर मास रेशियो क्या है, 2:32, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 32, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2, तो 2:32। तो अगर मैं मास रेशियो बदल दूं तो कंपाउंड बदल जाता है। तो यहां से अब आपको ध्यान देने वाली बात है, पहली चीज कि 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होंगे अलग अलग एलिमेंट्स के, एक ही एलिमेंट के नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जब केमिकली रिएक्ट करते हैं, जब वो रिएक्ट करेंगे और वो कैसे रिएक्ट करेंगे, एक डेफिनेट मास रेशियो में, और जो कंपोनेंट्स उस जिनसे वो बना है, जो एटम्स आए थे जिनसे वो बना था, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दें, वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन ना करें। जैसे H2 और ऑक्सीजन जब मिले तो इन्होंने, आप पीते हो तो ना तो आपको पता चलता कि उसमें हाइड्रोजन है, ना पता चलता ऑक्सीजन, तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, तो वो कंपाउंड है। और तीसरी बात क्या है कि वो इजीली एक दूसरे से सेपरेट नहीं होने चाहिए, तो वो क्या है, कंपाउंड्स है। क्लियर है, हो गया, समझ में आ गया होगा, ये भी एक कंपाउंड है। तो व्हाट आर द कंपाउंड्स, तो द मैटर consisting of atoms of 2 or more different elements, consisting of atoms of 2 or more different elements in definite mass ratio such that they do not retain their individual properties is known as compound, उसको बोलते हैं कंपाउंड। जो मैटर किससे बना है, एटम्स से, कितने एटम्स, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होने चाहिए, किस में कंबाइन करने चाहिए, इन डेफिनेट मास रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स in definite mass ratio such that they do not retain their individual properties is known as compound. For example,